मैम हल्की आ रही है। अब बेटर है। जी मैम। अच्छा जी, सॉरी फॉर द लास्ट वीक। मैंने आप लोगों को वॉइस मैसेज करके बताया भी था और मैंने आपको थोड़ी सी परमिशन भी दी थी। मेरी कुछ तबीयत नासाज थी। आई वाज हैविंग कोविड सिम्टम्स, डेल्टा सिम्टम्स। तो बट नाउ आई एम फीलिंग बेटर। तो इसलिए मैंने, वैसे तो आज आपकी क्लास नहीं होनी थी क्योंकि ये वीक आपका प्रिपरेटरी वीक था और इसमें ऑफ था, लेकिन क्योंकि मैं क्लास नहीं ले पाई थी इसलिए मैंने मुझे कुछ टॉपिक्स आज कवर करवाने थे लास्ट में, तो इसलिए आज मैंने क्लास अरेंज की। बाकी जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स पिछले सेमेस्टर के, बिकॉज ऑब्वियसली मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं आप लोगों के साथ लाइव या आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूँ, तो मैंने एचओडी की परमिशन से, एचओडी और डायरेक्टर की परमिशन से आपके साथ पिछले सेमेस्टर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स शेयर किए थे। ठीक है, तो आई होपफुली वो लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे। जिसने नहीं देखे हैं वो उसको देख ले, वो ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको लाजमी गो थ्रू कर लेना। उसमें से कोई भी इशू हो, कोई भी बात समझ में ना आए तो मुझसे आप पर्सनली पूछना चाहो, पर्सनली ग्रुप में पूछना चाहो, आप उससे पूछ लेना। ठीक है, होपफुली आपका नेक्स्ट सैटरडे जो ईद के बाद जो सैटरडे आ रहा है उसमें आपका एग्ज़ाम है आईएम का, फाइनल का की डेट शीट आपने देखी होगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि ऑलरेडी हमने समर का एक तो हमारे पास टाइम कम था, उसके बाद कुछ भी तबीयत की वजह से वैसे हमने लिमिटेड टॉपिक्स पढ़े। तो जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसमें से आपको काफ़ी जो है वो सारे ही टॉपिक्स आपको लाजमी कवर अप करने हैं और उसमें से जो है वो एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि मैं आप लोगों से कि जो है वो 2 क्विज़ेज़ और 2 असाइनमेंट्स तो ले चुके हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जो है वो CLO3 से आपका एक क्विज़ और एक असाइनमेंट लेना था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइम तो मैं वो नहीं ले पाऊँगी और टाइम ही नहीं है हमारे पास। वैसे ईद पे सभी बिज़ी होते हैं तो मैं क्विज़ अरेंज करती हूँ तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। और टॉपिक्स भी अभी आपने इतने पढ़े ही नहीं है कि मैं उसमें से आपको क्विज़ किस तरीके से दे सकूँ। सो उसके लिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपको क्विज़ नंबर 3 में और क्विज़ नंबर असाइनमेंट नंबर 3 में ग्रेस मार्क्स दे दूँगी। ठीक है, जो भी आप लोगों के मतलब मार्क्स बन रहे होंगे उस एवरेज के लिहाज से क्विज़ 3 में और असाइनमेंट 3 में आपको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे और उससे जो है बाकी क्विज़ 1 और क्विज़ 2 और असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 का अपने मार्क क्विज़ 1 और क्विज़ 2 के मार्क्स तो मैंने लगा ही दिए, क्योंकि असाइनमेंट के भी लगा दिए, बाकी दोनों चीज़ों के भी मैं लगा दूँगी। तो सेशनल्स आपके 3 क्विज़ेस थे, एक CLO1 एक CLO2 और एक CLO3 से। तो इस तरीके से 2 क्विज़ आपके हो चुके हैं, एक में आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी असाइनमेंट भी 3 थे, एक CLO1 से एक CLO2 से एक CLO3 से। ये जो रीडिंग असाइनमेंट था वो ग्रेडेड नहीं था। ठीक है, तो डोंट काउंट दैट। तो जो 2 रिटन असाइनमेंट थे वो आपके काम होंगे और उसमें से जो है वो 2 असाइनमेंट्स आप सबमिट करवा चुके हैं। एक असाइनमेंट के आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मिड टर्म के मार्क्स मैंने कल लगा दिए थे और मैसेज भी कर दिया था कि आप लोग चेक कर लो, तो आई होप वो आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अच्छा जी, तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो मैं टॉपिक की तरफ आऊँ, जो टॉपिक मुझे आपको पढ़ाना था, कवर कराना था। अच्छा जी, 7 से टॉपिक है। आप लोगों को ये चीज़ें क्योंकि बेसिक्स पढ़ी हुई हैं तो समझ आती हैं, तो हम उसको जल्दी से लेके चलते हैं और मुझे जो है वो 2 टॉपिक्स कवर करवाने हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की, ये बुक का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 से ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मेजरिंग मेथड्स की, कि हम किस तरीके से मेजर करते हैं।
डिफरेंट क्वांटिटीज़, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने पिछले लेक्चर जो मैंने आपको शेयर किए उसमें बेसिकली आपको बताया गया था कि किस तरीके से आपके पास वोल्ट मीटर और एम मीटर डिज़ाइन होते हैं और किस तरीके से हम उनको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या टाइप्स होती हैं, उसे मल्टी रेंज कैसे बनाया जाता है और उसकी इंटरनल सर्किटरी क्या होती है, इंटरनली वो कैसे काम कर रहे होते हैं। जो मैंने लेक्चर शेयर किए थे उसमें उन सब में ये सारी बातें थी। उसको न्यूमेरिकली भी आपको सॉल्व कराया हुआ था कि भाई किस तरीके से आपके पास जब रीडिंग्स में डिफरेंस आता है तो जब हम उसके साथ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस लगाते हैं या शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो आपके सर्किट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, न्यूमेरिकली भी और थ्योरेटिकली, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई हमने देख लिया इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से होते हैं, हमने सारे किस्म के सेंसर्स देख लिए कि सेंसर्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब हम एक बेसिक क्वांटिटी की बात करते हैं जिसको हम बहुत ही कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब आप इंजीनियरिंग शुरू करते हो, जो पहली चीज़ आप उसमें लर्न करते हो, पहली डिवाइस आप उसमें लर्न करते हो, ठीक है, पहला टूल आप जो उसमें सीखते हो दैट इज़ अ रजिस्टर, ठीक है। आपकी कहानी शुरू ही रेजिस्टेंस से होती है और हम हमारी जो बेसिक्स हैं वो भी रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेजेस के ऊपर रही होती है, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंट वेरिएंट्स पढ़ रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक बेसिक रजिस्टर की बात करूँ, अगर मुझे एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो हमारे पास क्या मेथड्स होते हैं। हम एलसीए में पढ़ के आए हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम भाई दो तरीके से उसकी रेजिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि भाई मैं जो हूँ क्या कहते हैं, मल्टीमीटर से डायरेक्टली उसकी रेजिस्टेंस मालूम कर लूँ ओहम मीटर यूज़ करते हुए, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि मैं ओहम्स लॉ यूज़ करके एक सर्किट डिज़ाइन करूँ, एक रेजिस्टर के साथ एक अदर बैटरी लगाऊँ, पावर सप्लाई लगाऊँ और उसमें से करंट जो पास हो रहा हो उसके थ्रू करंट और वोल्टेजेस की वैल्यू मुझे नॉन हो तो मैं ओहम्स लॉ यूज़ करते हुए जो है वो पास यानी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज आर इज इक्वल्स टू वी ओवर आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई हम दो तरीके से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। हमने जो है पहला मेथड यूज़ किया, हमने कहा भाई हमने एक रजिस्टर लगाया, ठीक है, और हमने उसके साथ क्या किया, हमने उसके साथ एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, उसके ऊपर कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है, और एक एम मीटर लगा दिया। ये मैंने फिगर आपको जानबूझ के दिखाने के लिए इस तरीके से किया, ठीक है। देखो ये क्या लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टर है, ठीक है। इसकी मुझे वोल्टेजेस मालूम करने थे तो इसके पैरेलल में मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, और मुझे करंट मालूम करना था तो सीरीज में मैंने एक एम मीटर लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है कि पहले हमने एमीटर लगाया है, ठीक है, उसके बाद हमने वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है। पहले एमीटर लगाया है फिर वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है। अच्छा, अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। नॉर्मल कंडीशन में मेरे पास क्या, आइडियल कंडीशन मेरे पास क्या होनी चाहिए थी, आइडियल कंडीशन मेरे पास होनी चाहिए थी कि मेरी आर की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, आर की वैल्यू बराबर होनी चाहिए थी, आर मस्ट बी इक्वल टू R must be equal to E over I, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेजेस को E से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है। R is equals to E over I, ठीक है। अब ये दैट इज द आइडियल कंडीशन, ठीक है। बट इस केस में क्या डिस्कस करें, इस केस में ये डिस्कस करें कि भाई जब मैंने इसमें एक पहले एमीटर लगाया और बाद में वोल्ट मीटर लगाया, तो इस वोल्ट मीटर की, क्योंकि अभी आप वोल्ट मीटर की इंटरनल सर्किटरी पढ़ के आए हो, ठीक है, आपको पता है कि इस वोल्ट मीटर की छोटी ही सही, स्मॉल ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। अब इसकी अगर इंटरनल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इस वोल्ट मीटर की इंटरनल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब इसमें से जो है वो करंट भी पास होगा, ठीक है। माइनर ही सही,
छोटा ही सही, लेकिन यहाँ पे करंट आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि इस वोल्टेज की कोई ना, इस वोल्ट मीटर की कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसे मैं आर वी कह देती हूँ। ठीक है, आर वी एक इसकी इंटरनल स्मॉल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और पैरेलल में हमारे पास आर एक्चुअल रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या कि जब करंट पास होगा तो क्योंकि इसकी कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, इसकी वजह से करंट खाली इस आर में डिवाइड नहीं होगा, बल्कि इस आर वी और आर दोनों में डिवाइड होगा। इसका मतलब यहाँ जो करंट आ रहा है उसको हमने कह दिया आई वी। ठीक है, और यहाँ जो करंट आ रहा है उसको हमने कह दिया आई। ठीक है, तो अब जो मेरा एम मीटर करंट मेजर कर रहा है वो खाली आई करंट मेजर नहीं कर रहा, वो करंट मेजर कर रहा है आई वी प्लस आई। ठीक है, उसमें ये करंट भी आ रहा है जो इस वोल्ट मीटर के ऊपर है। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई, मेरी इक्वेशन बन गई आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई वी प्लस आई। ठीक है, अब मेरा खाली आई नहीं रहा। ठीक है, मेरे पास आई वी, आई के साथ आई वी भी आ गया। तो इसका मतलब कि मेरे पास अब जो रेजिस्टेंस आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, बल्कि उसमें आपके पास कुछ ना कुछ परसेंट एरर, कुछ ना कुछ परसेंट एरर शामिल होगा उसमें। ठीक है, तो ये कौन सा केस था, जब हमने एम मीटर पहले और वोल्ट मीटर बाद में लगाया था। ठीक है, इसी का एक और केस हो सकता है। इसका दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई अब मैं ये कह रही हूँ कि मैंने वोल्ट मीटर पहले लगा लिया। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, मैंने वोल्ट मीटर पहले लगा लिया और एम मीटर बाद में लगाया। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि भाई अब ये इस एम मीटर की भी तो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, स्मॉल ही सही लेकिन कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी इसमें। अगर इसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगी तो इसका मतलब जो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, वो खाली अब यहाँ पे सीरीज में एक और रेजिस्टेंस आ गई ना। ठीक है, पहले खाली आर था, अब यहाँ पे आर ए भी आ गया, एम मीटर की भी रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जो हमने सप्लाई वोल्टेजेस दिया था वो खाली इस पे ड्रॉप नहीं हो रहा होगा, वो कुछ ना कुछ इस पे भी ड्रॉप हो रहा होगा। ठीक है, तो जो इस पे ड्रॉप हो रहा है उसको तो हमने ई कह दिया, सही है, जो इस पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, लेकिन जो इस पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो क्या है, ई ए। तो अब मेरी इक्वेशन आइडियल केस में क्या होनी चाहिए थी, आर इज इक्वल टू ई ओवर आई, लेकिन इस केस में मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ओवर आई। ठीक है, पहले केस में क्या वेरिएशन आई थी, करंट में वेरिएशन आई थी, क्योंकि हमने वोल्ट मीटर बाद में और एम मीटर पहले लगाया था, तो हम एम मीटर से मेजर कर रहे थे। अब हमने पहले वोल्ट मीटर लगाया तो हम वोल्टेजेस को पहले मेजर कर रहे हैं, तो हमारे पास वोल्टेजेस में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि हम जो कहते हैं कि जी हमने तो V इक्वल्स टू आई आर लगाया और हमने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई ना कोई माइनर ही सही, लेकिन कोई ना कोई उसकी वजह से एरर आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आई किसी को, कोई मसला, एनी इश्यूज? नो मैम। कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? नो मैम। ये कॉन्सेप्ट क्या है, कि बात क्या हो रही है, कि हमें एक्चुअल रेजिस्टेंस मेजर करना है, लेकिन हम एक्चुअल, क्योंकि हम बहुत प्रिसाइज वैल्यू पे जा रहे हैं, हम जो अपनी लैब्स में वैल्यूज यूज करते हैं उसमें एरर मार्जिन होता है, लेकिन जब जो है वो डिवाइसेस डिजाइन हो रही होती है वहाँ पे हमारे पास एरर मार्जिन नहीं होता। ठीक है, तो हमें एरर को कम से कम करना होता है, हमें एरर को हर दर्जे मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो है वो ज़रा सा भी एरर जो है वो हम अपने सर्किट में नहीं चाहते हैं। तो ये दोनों केस थे कि भाई हम ये समझते हैं कि हमने ओम्स लॉ से जो है वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस निकाल ली, बट अल्टीमेटली ऐसा होता नहीं है, बल्कि हमारे पास जो है वो कुछ ना कुछ परसेंट एरर आ रहा होता है। ठीक है, हाँ, उस पहले केस में ये है कि अगर आई की वैल्यू जो है, आई बी की वैल्यू जो है वो आई से बहुत स्मॉल है तो वो नेग्लिजिबल हो जाती है। ठीक है, और दूसरे केस में ये है कि अगर ई ए की वैल्यू बहुत स्मॉल है ई से, तो वो नेग्लिजिबल है। जैसे ई की वैल्यू फॉर सपोज है
10 वोल्ट और ई ए की वैल्यू है 0.1 वोल्ट, तो 10 और 0.1 का रेशो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई वो वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इस मामले का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। अब जाहिर है हमारे पास, हमने देखा कि भाई हमने तो ओम्स लॉ भी यूज़ कर लिया, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट रेजिस्टेंस तो आ ही नहीं रही, ठीक है। जो हमारा मकसद था वो तो पूरा हो ही नहीं रहा, सही है। तो इसके अच्छा, इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना, एग्जाम्पल दीजिए। सॉल्व एग्जाम्पल है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करवा रही मुझे, क्योंकि अभी एक दूसरा टॉपिक भी कवर करवाना है, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम्पल आप खुद से लाजमी सॉल्व करेंगे। 7-1 और एक और है 7-2, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल्स आप बहुत आसान है, V=IR यूज किया हुआ होगा, बल्कि तीनों एग्जाम्पल 7-1, 7-2, 7-3 की तीनों की प्रैक्टिस आप लाजमी करेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास हमने कहा, मैं ऑडिबल, आवाज आ रही है आपको मेरी? उमर, इरफान, यस मैम आ रही है। लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके, तो हम बात ही कर रहे थे कि हमें ज़ाहिर है कोई ऐसे एक्यूरेट मेथड चाहिए था उसके बाद जिससे हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सके, ठीक है। सो वी मूव ऑन टू द व्हीटस्टोन ब्रिजेस, ठीक है। हमने फिर व्हीटस्टोन ब्रिजेस इस्तेमाल करना शुरू किए और वो डिस्कवर हुए कि हमें व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज ये होता है कि हम एक डायमंड शेप कनेक्शन में जो है वो रेजिस्टर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें से हमारे पास 3 रेजिस्टर्स जो है वो नॉन रेजिस्टेंसेस होती है, 3 रेजिस्टर्स की, ठीक है। और एक रेजिस्टर हमारे पास अननोन रेजिस्टर होता है, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, ये जो मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की हुई है, ठीक है। इसमें आपके पास जो सर्किट नंबर ए है, ठीक है, 7-3 फिगर 7-3 का सर्किट नंबर ए है। इसमें आपके पास पी क्यू और एस जो है वो आपके पास क्या है, नोन रेजिस्टेंसेस है जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। और जो अननोन रेजिस्टेंस है दैट इज आर, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। वर्किंग क्राइटेरिया क्या होता है? वर्किंग क्राइटेरिया ये होता है कि इसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज में हम 2 पैरेलल ब्रांचेस फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। और उनको बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। हम उससे पावर सप्लाई अटैच करते हैं, एज यू कैन सी है कि हमने यहाँ से पावर सप्लाई अटैच की हुई है दोनों तरफ से, ठीक है, टॉप से भी और बॉटम से भी, ठीक है। यहाँ से सप्लाई एडजस्ट की हुई और कनेक्ट की हुई, और हमें यहाँ से इस ब्रिज को बैलेंस करना है। जब ओके, अच्छा, तो मैं क्या बात की थी कि हमें दोनों ब्रांचेस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली ब्रांच और राइट हैंड साइड वाली ब्रांच दोनों को बैलेंस करना होता है। मतलब बैलेंस करने का मकसद क्या है कि जब दोनों पे सेम वोल्टेजेस ड्रॉप आ रहे होंगे, जब दोनों तरफ की रेजिस्टेंस सेम हो जाएगी, तो जब हम इसके सेंटर में यहाँ पे, ठीक है, हम इसके सेंटर में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेजेस फाइंड आउट करेंगे, तो अगर यहाँ पे हमारे पास 0 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है। तो बैलेंस ब्रिज जब होगा, सो उस कंडीशन में हम इस अननोन वैल्यू के रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, इस ब्रिज को बैलेंस करने का तरीका क्या है कि भाई हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे? ज़ाहिर है 3 रेजिस्टेंस तो हमारे पास नोन है और एक अननोन है, तो बैलेंस होगा कैसे बेसिकली, ठीक है। तो बैलेंस करने का तरीका ये है कि इन 3 रेजिस्टेंसेस में पी क्यू आर रजिस्टर जो है, पी क्यू एस रजिस्टर जो है, इसमें से हमने एक रजिस्टर को वेरिएबल रजिस्टर बना दिया है, ठीक है। हमने एस को जो है वो वेरिएबल रजिस्टर बना दिया। अब वेरिएबल रजिस्टर का मतलब ये है कि मैं उसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकती हूँ, कम या ज़्यादा कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने उसको जो है वो बना दिया, एडजस्ट वेरिएबल रजिस्टर बना दिया। अब मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस की चाहे जो भी वैल्यू हो, मैं वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू को सेट करूँगी, चेंज करूँगी, और
कब तक सेट करती रहूंगी, जब तक मेरा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं आ जाता। वंस मेरा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ जाता है, ठीक है, तो हमारे पास जो क्या कहते हैं ब्रिज होगा वो बैलेंस होगा, और उसके बाद हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, हम उस फॉर्मूले को यूज करते हुए अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द फॉर्मूला इज R इज इक्वल्स टू एस पी ओवर क्यू। ठीक है, S की वैल्यू भी नोन है आपके पास, P की वैल्यू भी नोन है और Q की वैल्यू नोन है। फिर सिर्फ क्या है कि P और Q आपके पास फिक्स रेजिस्टेंस थे और S की वैल्यू आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस थी, जो कि जाहिर है आपने अपनी रेंज के लिहाज से रखा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज, अब देखो यहाँ पे एरर के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि आप ब्रिज को बैलेंस कर रहे हैं, वोल्टेजेस के थ्रू उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टर और अननोन कैपेसिटर और अननोन इंडक्टर। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज खाली जो है वो रेजिस्टर के लिए यूज नहीं होता, बल्कि ये कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात आपको? समझ में आई बात क्लास? कोई इशू है यहाँ तक? जी हाँ, मैम आ गया। ठीक है, सॉरी मुझे आवाज हो रही है। ठीक है, सही। अच्छा, जो आखिरी चीज मुझे डिस्कस करनी थी, ठीक है, वो क्या चीज थी जो आखिरी टॉपिक मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था? दैट इज measuring the unknown value of resistor या कैपेसिटर या इंडक्टर। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई हम ब्रिजेस यूज करते हुए जो है वो अननोन वैल्यू तो फाइंड आउट कर रहे हैं। चलो ये बात तो समझ में आती है कि मैंने अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर ली ब्रिज यूज करके। व्हाट इफ मेरे पास एक कंडीशन क्या है कि भाई अब हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो वैल्यू है अननोन रेजिस्टर या अननोन कैपेसिटर की, वो बहुत स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, मेरे पास जो वैल्यू है अननोन कैपेसिटर या रेजिस्टर की, ये अब जो मैं टॉपिक बता रही हूँ कि चैप्टर 8 से टॉपिक है। ठीक है, और पेज नंबर आप लोग अपने पास चाहो तो लिख लो। ठीक है, दैट इज पेज नंबर 212 से शुरू हो रहा है। ठीक है, बेसिकली ये टॉपिक और 213 तक कंटिन्यू है। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई मेरे पास जब हम अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, स्मॉल क्वांटिटी, अगर मेरे पास जो है वो रेजिस्टर है या कैपेसिटर है, इंडक्टर है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। इन केस हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास तीनों में से कोई भी चीज है जिसकी जिसकी बहुत स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, स्मॉल वैल्यू का मकसद क्या है कि उसको हम स्प्रे कैपेसिटेंस या स्प्रे रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, जो आपके पास स्मॉल वैल्यू ऑफ माइक्रोस में, जैसे कैपेसिटेंस की आपने वैल्यू देखी है पिकोस में, माइक्रोस में होती है। ठीक है, तो उसको स्प्रे कैपेसिटेंस या स्प्रे रेजिस्टेंस या स्प्रे इंडक्टेंस कहा जाता है जब आपके पास वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है, जब हम स्मॉल वैल्यू कनेक्ट करते हैं ब्रिज में, ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे पास स्मॉल वैल्यू कैपेसिटर की अपनी वैल्यू देखो, हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि हमारे पास जो लेड वायर्स होती हैं, ठीक है, जो कनेक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टर का जो लेड वायर है या कैपेसिटर का लेड वायर है या इंडक्टर का लेड वायर है, जो उसके कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसकी भी कोई रेजिस्टेंस होती है, उसकी भी कोई कैपेसिटेंस होती है। ठीक है, अब मैंने बात की कि जब मेरे पास फॉर सपोज 1000 ओम का एक रेजिस्टर है, ठीक है, 1K का एक रेजिस्टर है और उसकी जो लेड रेजिस्टेंस है वो 0.1 ओम है, तो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू कितनी है 1000 ओम। ठीक है, ले और मेरे पास उसमें लेड रेजिस्टेंस कितनी है 0.1 ओम, तो इसमें बहुत डिफरेंस है, थाउजेंड्स का डिफरेंस है। ठीक है, मोर देन थाउजेंड्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारे पास इतना ज्यादा डिफरेंस होता है तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम कहते हैं भाई 1000 के आगे 0.1 हो तो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास वैल्यू ही कम हो, ठीक है, फॉर सपोज मेरे रेजिस्टर की वैल्यू
कि 0.5 ओम, ठीक है, और 0.5 ओम में लेड रेजिस्टेंस आ जाए 0.1 ओम, तो वो क्या बन जाएगा 0.5 ओम से 0.6 ओम बन जाएगा, लेड रेजिस्टेंस उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हमारे लिए मसला है, ठीक है, जब हमारे पास लार्ज वैल्यूज होती है कैपेसिटर या इंडक्टेंस या रेजिस्टेंस की, तो हमें इतना इशू नहीं होता कि भाई लार्ज वैल्यू के आगे लेड रेजिस्टेंस इतनी स्मॉल होती है कि हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम ऑलरेडी स्मॉल वैल्यूज पे काम कर रहे हो, ठीक है, स्मॉल वैल्यूज से खेल रहे हो, ठीक है, और उसके बाद लेड रेजिस्टेंस भी उसमें ऐड हो जाए, तो जाहिर है हमें बहुत उसको को प्रिसाइज रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास लेड रेजिस्टेंस आ जाती है या लेड कैपेसिटेंस आ जाती है या लेड क्या कहते हैं आपके पास इंडक्टेंस आ जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इसके लिए टर्म यूज होती है कि उसमें रेजिड्यूल्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है, इसके लिए क्या यूज होती है टर्म, इसमें रेजिड्यूल्स यूज हो जाते हैं, ठीक है, मतलब रेजिड्यूल्स इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि भाई एक्चुअल वैल्यू हमारी कुछ और थी, ठीक है। अब यहाँ पे सर्किट आपको बना के भी दिखाना है, ठीक है, देखो ये ब्रिज सर्किट बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है पहले ए में, ठीक है, बी में आपके पास सीरीज कैपेसिटेंस के साथ बना हुआ है, ठीक है, सी में आपके पास पैरेलल कैपेसिटेंस के साथ बना हुआ है, सीरीज इंडक्टेंस पैरेलल इंडक्टेंस, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके पास बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास अगर इसमें स्मॉल वैल्यू है, तो अगर इसमें जो है वो स्ट्रेट रेजिस्टेंस या रेजिडुअल्स भी ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए मसले की बात है, ठीक है। नॉर्मली जो ब्रिजेस में रेजिडुअल्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आर बराबर होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, ठीक है, मतलब 1 मिली ओम के बराबर होती है रेजिडुअल रेजिस्टेंस जो एक्स्ट्रा आ रही है उसकी बात करेंगे, ठीक है। सी कैपेसिटेंस कितनी होती है 0.5 पिकोफैराड और इंडक्टेंस कितनी होती है 0.2 माइक्रो एम्पीयर, ठीक है, ये यहाँ पे लिखी हुई है, मेंशन हुई है, आप लोग देख सकते हैं, हियर इट इज, ठीक है। रेजिस्टेंस रेजिडुअल रेजिस्टेंस यूजुअली कितनी आ रही होती है 1 मिली ओम, ठीक है, और आपके पास कैपेसिटेंस कितनी आ रही होती है 0.5 पिकोफैराड और इंडक्टेंस 0.2 माइक्रो एम्पीयर। अब देखो बड़ी रेजिस्टेंस है, बड़ी कैपेसिटेंस है, बड़ी इंडक्टेंस है, तो हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारे पास छोटी कैपेसिटेंस है तो हमें इससे फर्क पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, उसका तरीका क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई हमने कहा कि हम जो है पहले क्या करेंगे, अपने ब्रिज में एक बड़ा कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है। मैंने एक लार्ज कैपेसिटर लगा दिया और मैंने अपने ब्रिज से उस लार्ज कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब मैं अपने ब्रिज में की लार्ज कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, मेजर करूंगी, तो वो कैपेसिटेंस क्या आएगी, कैपेसिटर की फॉर सपोज दैट कैपेसिटेंस इज C1, मैं उसको C1 का नाम दे दूं, ठीक है। मैंने लार्ज कैपेसिटर लिया, उसकी वैल्यू थी C1 और उसके साथ मेरे पास रेजिडुअल आ रहा है CS। अच्छा ये लेक्चर क्योंकि 40 मिनट्स का वो था तो वो खत्म होने वाला है, मैं ग्रुप पे दोबारा लिंक शेयर करूंगी, उसे दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म करके फिर क्लास एंड करेंगे, ठीक है। अच्छा C1 एक्चुअल वैल्यू थी लार्ज कैपेसिटर की, उसमें रेजिडुअल शामिल हो गया CS, ठीक है। तो अब मेरे पास जो मेजर करूंगी जब मैं कैपेसिटेंस, तो वो मेरे पास खाली C1 नहीं आ रहा होगा, वो बेसिकली क्या आ रहा होगा C1 प्लस CS आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, अब मुझे क्या करना है, मैंने इसके साथ एक तीसरा कैपेसिटर भी लगा दिया, ठीक है। मैंने क्या कहा, जिसको मुझे बेसिकली जिस स्मॉल कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, मैंने वो भी लगा दी। अब तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब मेरे पास जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या बन जाएगी C1 प्लस CS प्लस CX। जो मेरे पास स्मॉल कैपेसिटर है वो क्या है CX है, ठीक है। लार्ज
ओके, आवाज़ आ रही है बेटा मीर सईद और इरफान? ठीक है, सही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे रेजिडुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। मैंने क्या कहा कि भाई हम ये कह रहे हैं, मैं इस चीज़ को लिख के अगर समझाऊँ आप लोगों को, देखो मैम काफी अटक अटक के आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज़ अटक के आ रही है, इसीलिए मैं लिख रही हूँ, देखो मेरी बात लिख के तो मैं समझ में आ जाएगी, ठीक है। हमने ये कहा कि हम जो है वो एक अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। दैट इज